Good morning, students. Yesterday we have completed up to convection. Now we are going to study a very important and interesting topic, sea bridge and land bridge. Okay, students, when bridge means air which is having low velocity airs are known as breeze. Okay, a wind is moving air, we all know. Wind is always named from where they comes. हवा का नाम हम लोग हमेशा उसके बेसिस पे रखते हैं जहाँ से वो आती है. जैसे आपने क्लास 6-7 में आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा ईस्टर्ली वेस्टर्ली. ओके, सो वेस्टर्ली कम्स फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्टर्ली कम्स फ्रॉम ईस्ट. Similarly, sea bridge come from sea and land bridge come from land. Okay, what is this? Let us study. To study this we have to see this diagram. This diagram, are you able to see this? This is given on page number 43. Okay, what is going on here? These sea bridge and land bridge are formed नियर द कोस्टल एरियाज़. ठीक है बच्चों, ये कोस्टल एरियाज़ के आसपास सी ब्रिज और लैंड ब्रिज फॉर्म होते हैं. ठीक है, कैसे बनते हैं ये स्टूडेंट्स? लैंड एंड वाटर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टूवर्ड्स हीट. लैंड और वाटर जो है वो हीट की तरफ अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं. जैसे लैंड बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, लेकिन वाटर में कन्वेक्शन होता है ना. वाटर जो है वो काफ़ी टाइम लेकर गर्म होता है और जितना टाइम लेकर वो गर्म होता है उतना ही टाइम लेकर वो ठंडा भी होता है. तो मतलब ये देर से गर्म और देर से ठंडा होता है. लेकिन लैंड आसानी से गर्म होता है और आसानी से ठंडा भी हो जाता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम इन कोस्टल एरियाज व्हाट विल हैपन? डे टाइम सनलाइट है. ठीक है, तो सनलाइट की वजह से क्या होगा? सनलाइट की वजह से सी और लैंड दोनों गर्म होंगे, है ना. सनलाइट से दोनों को हीट करेगी. कौन जल्दी गर्म होगा? अभी मैंने बताया कि लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा और पानी देर से गर्म और देर से ठंडा. तो कौन जल्दी गर्म होगा? लैंड. ठीक है, तो लैंड विल बी एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर किसका हाई होगा? जो ज़्यादा गर्म होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा. उसके कंपैरिजन में वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? लो. ओके, सो द वाटर विल बी एट लो टेम्परेचर. ओके, लो टेम्परेचर. एंड वी हैव नो देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर. बच्चों, टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बीच में आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब अपोजिट रिलेशनशिप. मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. ठीक है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है. तो जहाँ पे भी टेम्परेचर लो है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. और जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. तो आप मुझे बताइए प्रेशर लो कहाँ होगा? वेरी गुड, एट लैंड एरिया. तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर. ठीक है, उसके कंपैरिजन में वाटर में प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर. ओके, ठीक है. एंड विंड हैज़ द प्रॉपर्टी, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम, या हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी. ठीक है, wind always moves from high pressure area to low pressure area. okay, wind हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है. ठीक है, तो अभी यहाँ हाई प्रेशर मैंने कहाँ लिखा है? इन वाटर, इन सी वाटर. एंड लो प्रेशर इज टुवर्ड्स द लैंड. तो अब आप मुझे बताओ विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? वेरी गुड, विंड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. ये एरोज बने हुए हैं, इसका मतलब विंड कहाँ से आएगी? सी से लैंड की तरफ. तो विंड आ कहाँ से रही है? सी से.
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी सी ब्रिज। ठीक है, किस टाइम में होती है सी ब्रिज, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, कोई आपको समझ में आया बच्चों? इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। इसको हम लोग एक साइकिल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आप ट्राई करिए समझने के लिए। लेट मी रब दिस, ओके, फर्स्ट। आई एम रबिंग दिस, ओके। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड बिकम्स हॉटर अर्लियर देन द सी। लैंड जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, है ना। कहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, टुवर्ड्स द लैंड। और यहाँ पे वाटर की तरफ क्या होगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पे विंड भी गर्म हो जाएगी, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। तो ये जहाँ हाई टेम्परेचर एरिया है वहाँ से हवा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी। अब जब यहाँ हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे हवा ढेर सारी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हवा ढेर सारी हो जाएगी और यहाँ हवा कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा हवा का। आंधी आती है, ढेर सारी हवा आती है एक साथ, तो हमको हाई प्रेशर फील होता है ना। वही हाई प्रेशर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हवा ऊपर की तरफ उठ गई तो यहाँ प्रेशर लो हो गया, है ना, हमने अभी पढ़ा। तो उसके कंपैरिजन में जहाँ वाटर एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर यहाँ क्या होगा, हाई, है ना। अब ये हाई प्रेशर हमने अभी पढ़ा कि विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो अभी वाटर से विंड कहाँ आएगी, लैंड की तरफ। ठीक है, अगेन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होगे कि ये हाई प्रेशर वाली विंड जो ऊपर गई वो कहाँ गई। वो बेटा जब ये हाई प्रेशर विंड यहाँ से सी से लैंड की तरफ चलती है तो इसका प्लेस लेने के लिए ऊपर वाली जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो नीचे वापस आती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। एक्चुअल में कंडीशंस यही है, पर आपको आसानी से समझ में आया इसलिए मैंने आपको पहले तरीके से समझाया। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिपीट करेंगे और उसके बाद जैसे हमने पहले समझा वैसे फिर से समझेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे समझ सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। तो ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट इज़ देयर, तो लैंड जल्दी गर्म मतलब इट इज़ एट हाई टेम्परेचर। ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लो तो टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है ना। टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई, यहाँ पे टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो। ठीक है, अब ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से विंड्स गर्म हो जाएंगी लैंड के आसपास की, और ये गर्म होकर के कहाँ जाएंगी, ऊपर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगी तो ऊपर तो हाई प्रेशर होगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि नीचे की विंड सब ऊपर चली गई। तो इसके कंपैरिजन में ये जो वाटर में विंड है, वाटर के आसपास विंड है, उस पे उसका प्रेशर हाई है, तो वो क्या करेगी, वो इधर से इधर आएगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज, क्योंकि सी से चल रही है ये हवाएं। ठीक है, और जो जब यहाँ वाटर एरिया से विंड जो है वो लैंड की तरफ आ रही है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर हाई प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस हवा की जगह लेने के लिए ऊपर से ये जो विंड गई हुई है ये वापस से सिंक करेंगी नीचे आकर के। ठीक है, इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। और ये विंड सी टू लैंड चल रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। समझ में आया ये बच्चों? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको लैंड ब्रिज बताती हूँ। ओके, अब सी ब्रिज अगर डे टाइम में हो रहा है तो लैंड ब्रिज किस टाइम में होगा, इट विल बी इन द नाइट टाइम। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। नाइट टाइम में तो सनलाइट है नहीं, तो जो जल्दी गर्म हुआ था वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। कौन जल्दी गर्म हुआ था, जल्दी गर्म हुआ था लैंड, और देर से गर्म कौन हुआ था, पानी, तो देर से ठंडा भी होगा। तो अभी टेम्परेचर किसका हाई होगा, लैंड तो ठंडी हो गई, तो अब लैंड का टेम्परेचर हो जाएगा लो टेम्परेचर। ठीक है, जबकि वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर हाई क्यों होगा, क्योंकि देर से गर्म देर से ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा।
जहाँ पे टेम्परेचर हाई वहाँ पे प्रेशर लो, जहाँ पे टेम्परेचर लो वहाँ पे प्रेशर हाई। एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड किधर से किधर आएगी? विंड विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, तो अब विंड मूव कहाँ से कर रही है? लैंड से, तो इसको क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। आया समझ में बच्चों? इसको लैंड ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ से मूव कर रही है? लैंड से। ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रही है? सी की तरफ। तो जहाँ से विंड चलती है उसी के नाम पे हम उसको बोलते हैं। तो ये हो गया लैंड ब्रिज। समझ में आया बच्चों? इट विल बी ड्यूरिंग नाइट टाइम इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, अब इसको भी हम पूरी साइकिल के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता पूरी साइकिल तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतने से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए लेट मी रब दिस फर्स्ट। नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में अभी हमने पढ़ा लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो, और वाटर का टेम्परेचर हाई। ठीक है, अब जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ विंड कम गर्म है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ विंड गर्म ज़्यादा है। तो यहाँ सी के पास ज़्यादा गर्म विंड होंगी। गर्म हवाएं कहाँ उठती हैं? ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, अब जब ये हवाएं ऊपर चली गई तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर। ठीक है, तो अब जब ये ऊपर उठ गई तो इसकी जगह लेने के लिए यहाँ से विंड इधर आएगी। ठीक है, तो ये लैंड से चल रही है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। लैंड से सी की तरफ चल रही है ना ये विंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। ठीक है, अब जब ये ऊपर उठ गई और यहाँ से जब विंड इधर आ गई तो अब यहाँ पे विंड की कमी हो जाएगी ना, लो प्रेशर हो जाएगा। तो अब इस कमी को पूरा करने के लिए जो विंड ऊपर गई है वो वापस से यहाँ पे सिंक करेगी और ये पूरी साइकिल लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड से चल रही है। इट इज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम। आपको ये समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने पहले तरीके से समझाया आप वैसे भी समझ सकते हो। हमेशा जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा, और विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती है। तो आप वहाँ से उसको फ्लो करा देंगे। अब ये कैसे पता लग गया कौन हाई प्रेशर पे होगा कौन लो प्रेशर पे होगा? ये हमें इस प्रॉपर्टी से पता लगेगा कि लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी। जल्दी गर्म मतलब हाई टेम्परेचर, जल्दी ठंडी मतलब लो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें लिखेंगे क्या? आपको इसमें लिखना है जैसे मैंने आप ये पहले डायग्राम बनाओगे दोनों ही, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का डायग्राम जो बुक में बना हुआ है, और मैंने इस पे जो जो मार्क किया कहाँ हाई टेम्परेचर है, कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है, वो चीज़ आप मार्क करके जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप लिखोगे। आप स्केल का इस्तेमाल करोगे जिससे कि आप सीधी लाइनें खींच सको और आपका डायग्राम सुंदर बने। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का डायग्राम कैसे बनेगा आपको समझ में आ गया? आप ये बुक के डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसमें मैंने जो मार्क किया है आप वैसे ही उसको मार्क करोगे। ठीक है, ये टिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आप ये एरोज़ जैसे मैंने बनाया ना, ये आप एरोज़ बस बनाओगे यहाँ भी, और इधर जो मैंने एरोज़ बनाए थे वो भी आप बनाओगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, आप सुंदर बनाना। मैंने आपको समझाने के लिए कई बार लाइन खींची है, पर आप एक ही बार लाइन खींचना, स्केल से खींचना और खूब सुंदर डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखती हूँ आज सबसे अच्छा डायग्राम कौन बच्चा भेजता है मुझे। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक। अब हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन किस में होता है? गैसेस और लिक्विड में। लेकिन रेडिएशन वो मेथड है जिसमें कि किसी भी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना मीडियम के भी रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है? जैसे आप किसी गर्म चीज़ को ले आके बाहर रख दो तो क्या होता है? धीरे धीरे ठंडी होती है ना, तो उसका जो टेम्परेचर बाहर की तरफ हो रहा है वो रेडिएट हो रहा है। ठीक है, बिना किसी मीडियम के आप कहीं भी ले जाके रखोगे वो धीरे धीरे ठंडी हो ही जाएगी। ठीक है, अच्छा, सन से भी हीट हमारे पास आती है ना? कैसे आती है? सन से हीट आते समय तो बीच में बहुत सारे मीडियम पड़ते हैं और बीच में स्पेस भी पड़ता है जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है।
है ना। स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो वहाँ से भी सनलाइट चली आती है। इसका मतलब जो सनलाइट है वो नीचे किस मेथड के थ्रू आती है? रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। सो आप रेडिएशन हेडिंग डालोगे, ठीक है, यू विल गिव द हेडिंग रेडिएशन, और इसमें लिखोगे कितना? यहाँ से लिखोगे आप द सन, सॉरी फ्रॉम से लिखोगे आप, ठीक है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इतना आप लिखोगे, आपकी हेडिंग होगी रेडिएशन, ठीक है बच्चों। और ये आप थर्ड नंबर डाल के लिखोगे क्योंकि ये थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड्स। टुडे वी विल कंप्लीट द चैप्टर एंड टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज, ओके। The last topic of this chapter is, last two topics, kind of clothes we wear in summer and winter. समर में और विंटर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं बच्चों। समर में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना, और ऐसे कपड़े कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि पसीने को सोख सकें, है ना। विंटर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? विंटर में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बताइए। क्योंकि जो लाइट कलर होता है इट इज़ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो समर में डार्क कलर के आप क्लोथ्स पहनोगे तो वो क्या करेंगे? वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं? ये हीट को रेडिएट करते हैं, ये अपने से दूर भगाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। तो क्या होगा? लाइट कलर के जब आप क्लोथ्स पहनोगे तो गर्मियों में जब आप बाहर जाओगे तो सनलाइट आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि वो रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो आप ये हेडिंग डालने के बाद यू विल गिव दिस हेडिंग, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, ठीक है। समर में लाइट कलर और विंटर में डार्क कलर। डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो विंटर में हमें गर्म रखता है, और लाइट कलर हीट को रेडिएट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ये समर में कूल रखता है, ठीक है। तो आप ये हेडिंग डालने के बाद इसमें आप इतना लिखेंगे, सॉरी आप इसमें क्या लिखेंगे? हेडिंग डालने के बाद यू विल राइट दिस मच, यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, यू विल राइट फ्रॉम हियर, dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. इतना आप लिख लेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो आपने हेडिंग डाली, ठीक है। Now let us move towards the last topic of this chapter. What is that? वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ्स हमें कैसे गर्म रखते हैं विंटर में? बिकॉज आप जानते हो कि हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ रखा है हीट का। कंडक्टर्स कौन होते हैं? सारे मेटल्स कंडक्टर हैं, वाटर इज़ अ कंडक्टर, है ना। लेकिन एयर कंडक्टर नहीं है, है ना। वुल भी कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक भी कंडक्टर नहीं है। तो ये सब जो कंडक्टर नहीं होते हैं उन्हीं में से एक है वुल। वुल इज़ ऑल्सो अ नॉट कंडक्टर, ठीक है। तो वुल जब कंडक्ट नहीं करेगा हीट को तो क्या करेगा? वो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको प्रिजर्व करके रखेगा कि नहीं रखेगा? अगर हमने स्वेटर पहन लिया तो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको गर्मी को अंदर ही रहने देगा, वो ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं, है ना। वो हमारी गर्मी को शरीर से बाहर नहीं जाने देगा बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है? हमें वार्म रखता है, ठीक है। वुल तो पुअर कंडक्टर है ही, साथ साथ जो आपने जब स्वेटर पहना तो वुल के अंदर हवा भी थोड़ी है ना। वुल में आप देखते हो ना कि जब हम बुनाई करते हैं तो हमें उसके स्वेटर के अंदर बहुत सारे एयर गैप्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप बताइए। जैसे आपने वुल का एक स्वेटर बनाया, मान लीजिए ये स्वेटर है, तो आपको ऐसे ऐसे बनते हैं ना स्वेटर, बीच में बहुत सारे एयर गैप्स होते हैं, ठीक है। तो इन एयर गैप्स में बीच में एयर रहती है, ठीक है। तो आपके शरीर के पास जब ये एयर होती है तो ये आपकी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देती, क्योंकि एयर भी पुअर कंडक्टर है। एयर भी पुअर कंडक्टर है, वुल भी पुअर कंडक्टर है। तो जो भी हीट हमारे शरीर के अंदर है वो ट्रैप होके रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी और हमें गर्मी फील होगी, ठीक है। तो आप इस टॉपिक की हेडिंग डालोगे
वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे आप, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आपको खुद भी दिख रहा होगा। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, moreover there is air trapped in between the wool fibers, this air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm। इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ एक्सरसाइज, वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू वेरी मच।